Hello everyone, welcome to today's video. तो आज है हमारी एलटी की क्लास 25 और हम करने वाले हैं आपके इनोवेशंस इन टीचिंग के ऊपर एमसीक्यूज। इससे पहले वाली दो क्लासेस में मैंने आपको सारी इनोवेशन की जो टेक्निक्स होती हैं आपकी टीचिंग की उस पर हमने बात करी थी। मैंने डिटेल में आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर बताई है और जो 6 हमने इनोवेटिव टेक्निक्स पढ़ी थी उसी पर से बेस्ड आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। पर उससे पहले आप हमारी होली सेल के बारे में जान लीजिए। तो हमारी होली सेल जो है वो ऑन है और ये आपकी 28 फरवरी से शुरू हो गई थी और ये 4 मार्च तक चलने वाली है। तो आप में से बहुत सारे लोग जो हमसे एलटी का कोर्स लेना चाहते थे, प्लस हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के कोर्सेज को भी यहाँ पर लाए हैं जो कि आपके एसएसटी और साइंस के कोर्सेज हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इन्हें परचेज करना चाहते थे और सेल का अगर वेट कर रहे थे तो सेल हमारी शुरू हो चुकी है। आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। 25% ऑफ इस समय चल रहा है। आपको बस अचीवर्स ऐप डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करके आप इन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। वहां आपको कूपन कोड मिल जाएगा। कूपन देखिए वहां पर बना हुआ होगा आपका होली 25 नाम से। अप्लाई करेंगे, आपकी जो प्राइस है वो ऑलरेडी कम हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे हम बात करेंगे अपने क्वेश्चंस की। जो इनोवेटिव टेक्निक्स हमने पढ़ी थी, माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग, टीम टीचिंग, ब्लेंडेड लर्निंग, फ्रेंडर्स का इंटरेक्शन एनालिसिस और प्रोग्राम लर्निंग, इन सब के बारे में हमने देखा था। आज हम उसी पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि स्केल डाउन टीचिंग इज, स्केल डाउन टीचिंग किसे कहा जाता है? माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या ऑल ऑफ द अबव? देखो, स्केल डाउन यानी कि हम क्या कर रहे हैं, चीजों को रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये आपका किस में आता है? माइक्रो टीचिंग में आता है। किस में आता है? माइक्रो टीचिंग में, जिसे हम सूक्ष्म शिक्षण नाम से जानते हैं। यहाँ पर कक्षा का साइज यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिड्यूस कर दिया जाता है। अब आपको बहुत सारी बड़ी एक कक्षा को नहीं पढ़ाना, 35-40 बच्चों को नहीं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 5 to 10 स्टूडेंट्स होंगे और यहाँ पर टाइम लिमिट भी कम हो जाएगी। पूरा एक लेक्चर नहीं पढ़ाना है 30 से 40 मिनट का, सिर्फ 5 से 10 मिनट की आपको टीचिंग करनी है। एक बार में एक ही स्किल के ऊपर काम करना है और उस पर आपको फीडबैक मिलेगा। उसके हिसाब से आपको इसी तरीके से बार बार प्लान करना है, बार बार टीच करना है, बार बार फीडबैक लेना है। इसी से क्या होगा, ये जो माइक्रो टीचिंग की साइकिल होती है, आप तब तक प्रैक्टिस करते हैं जब तक आप अपने उस स्किल को बहुत अच्छे से सीख ना जाए। ठीक है, टीचिंग स्किल्स को आपका इंप्रूव करने के लिए या फिर उन्हें सीखने के लिए, ठीक है, आपके टीचिंग स्किल्स के ऊपर महारत हासिल करने के लिए आपको माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ माइक्रो टीचिंग? अब आपसे फीचर पूछ लिए, बहुत सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आंसर कर सकते हैं। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। हायर स्टडीज के लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हो? ट्राई करो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का एलपीयू नेस्ट एग्जाम। इस एग्जाम के थ्रू ना सिर्फ आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ अपने फेवरेट कोर्स के ऊपर 60, 70 बल्कि 100% तक की स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। इस टेस्ट में कैसे रजिस्टर करना है, कैसे स्कॉलरशिप अवेल करनी है, इसको मैंने डिटेल डिस्कस किया है इस वीडियो में। तो लिंक पर क्लिक करो और इस वीडियो में सारी डिटेल्स चेक करो। गो फॉर इट। पहला है कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 6 to 10 स्टूडेंट्स। ठीक है। दूसरा है टीचर प्रैक्टिसेस सेवरल स्किल्स एट अ टाइम, इमीडिएट फीडबैक इज नॉट अवेलेबल, देयर इज नो कंट्रोल ओवर सिचुएशन। देखो, कंट्रोल तो बिल्कुल है सिचुएशन पे। ये जो हम 5 से 10 स्टूडेंट हमने कर दिए हैं, 5 से 10 मिनट की टीचिंग कर रहे हैं, यानी कि हम जो आपकी टीचिंग नॉर्मली होती है उसके हमने डिफिकल्टी लेवल को यहाँ पर कम कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक टीचर के स्किल्स को एनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिचुएशन कंप्लीटली कंट्रोल्ड है। इमीडिएट फीडबैक अवेलेबल नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है। इमीडिएट फीडबैक मिलता है। ठीक है, आपका ये जो बीएड के आपकी जो प्रैक्टिस टीचिंग वगैरह होती है उससे पहले आपने देखा होगा, आपको जब सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग कराई जाती है, आपको ग्रुप्स में बांटा जाता है। आपके साथ ही जो टीचर ट्रेनीज होते हैं वही 5-5, 10-10 का ग्रुप बना के क्या करते हैं, वही स्टूडेंट का रोल जो है प्ले कर रहे होते हैं। आप क्या करेंगे, अपना एक स्किल परफॉर्म करेंगे। मान लीजिए कोई भी स्किल है आपका, इंट्रोडक्टरी स्किल है, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टॉपिक को। आपके साथ जो टीचर ट्रेनीज बैठे इस समय वो स्टूडेंट की भूमिका में है। टीचिंग स्किल खत्म होने के बाद वो आपको क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं। उस फीडबैक के आधार पर आप फिर से प्लान करते हो अपना लेसन प्लान, फिर से आप टीच करते हो, फिर आपको फीडबैक मिलता है। तो फीडबैक इमीडिएट मिलता है यहाँ पर। तो इमीडिएट फीडबैक अवेलेबल है यहाँ पर। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। टीचर्स बहुत सारे स्किल्स एक बार में प्रैक्टिस करती है, मैंने अब भी आपको बताया
एक बार में केवल एक ही स्किल को प्रैक्टिस किया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ से आपका आंसर क्या सही निकल के आ रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया था, कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 6 to 10। देखो 5 to 10 भी लिखा हुआ मिल सकता है, 6 to 12 भी कई जगह आपको लिखा हुआ मिल सकता है, रहेगी रेंज इसी के बीच में। तो हु इज कंसीडर्ड द मेन प्रोपोनेंट ऑफ टीम टीचिंग, यहाँ पर पूछा गया है। देखिए टीम टीचिंग जिसे हम टोली शिक्षण, दल शिक्षण के नाम से भी जानते हैं, इससे कई सारे नाम जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे हमें कौन सा नाम दिया हुआ है। तो जॉन डीवी का नाम दिया है, फ्रांसिस चेज का नाम दिया है, बीएफ स्किनर का नाम दिया है, जेरोम ब्रनर का नाम दिया है। तो देखिए यहाँ पर जो नाम हम देख रहे हैं टीम टीचिंग के साथ जोड़ा जाता है वो फ्रांसिस चेज, ठीक है। तो फ्रांसिस चेज ने इसको शुरू किया था। इसके अलावा जे फ्रीमैन का भी कई बार आपको नाम दिख जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग, ठीक है। इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है पूछा है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेटर प्लानिंग, बेटर यूज ऑफ टीचिंग टेक्निक्स, या बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टीचर। तो देखो टीम टीचिंग में सबसे पहले तो जो टीम होती है वो किसकी होती है, टीचर्स की होती है। किसकी होती है, टीचर्स की। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है भाई टीम किसकी होती है, तो टीचर्स की टीम है। यानी कि मान लीजिए एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग सेक्शंस हैं, एक क्लास को बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, यानी कि आप समझे 3 टीचर्स हैं बायोलॉजी के या साइंस के ओवरऑल। तो आपको क्या करना है, आपने एक टीचिंग ऐसे प्लान करी कि उसमें जो 3 या 4 टीचर हैं इनका एक ग्रुप बन गया और ये एक साथ लेक्चर लेंगे, ठीक है। मतलब उनके रोल्स डिवाइड किए जाते हैं, इस लेक्चर का कौन सा वाला पार्ट ये वाला टीचर पढ़ाएगा, कौन सा वाला पार्ट दूसरा टीचर पढ़ाएगा, उस समय बाकी टीचर क्या करेंगे, डिसिप्लिन देखेंगे, इवैल्यूएशन टेक्निक कैसे होगी, ये पूरा एक साथ प्लानिंग। मतलब हर चीज जो है प्लानिंग से लेकर पूरा एग्जीक्यूशन और इवैल्यूएशन तक ये टीम पूरा जो है मिलकर सारे काम करती है। इससे क्या होता है भाई, देखिए अगर आपके पास स्कूल में लेबोरेटरी है, अब इतने सारे सेक्शंस अगर एक ही क्लास के भी है, क्लास 9th या क्लास 10th मान लो, उसके डी तक सेक्शंस है, सबका आपको पीरियड एक एक करके लगाना पड़ेगा, टाइम भी कम मिलता है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास जो रिसोर्सेज है, आपने किस तरीके से, क्या आपने कहा कि भाई हम सबका कंबाइंड लेक्चर लेंगे, ठीक है, सारे ही स्टूडेंट्स को हम एक साथ पढ़ाएंगे, बहुत सारे टीचर्स एक साथ जो है वो यहाँ पर टोली बनाकर अब उनको बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। जो रिसोर्सेज हैं उनको सेम टाइम पे वो चीज अगर कोई डेमोन्स्ट्रेट करनी है तो सारे बच्चों को एक साथ दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूज किया जा रहा है, प्लानिंग यहाँ पर बेटर हो रही है। और पहले एक सेक्शन को एक टीचर पढ़ा रहा था, दूसरे सेक्शन को दूसरा टीचर पढ़ा रहा था। मान लो अगर एक टीचर जो है किसी एक एस्पेक्ट में बहुत अच्छा है, दूसरा किसी दूसरे एस्पेक्ट में बहुत अच्छा है, अब क्या होगा, सबका, इन सभी टीचर्स के सारे एस्पेक्ट्स का फायदा उन सारे स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेटर यूटिलाइजेशन होता है टीचर के स्किल्स का भी, टीचर के जितने भी उनके स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी जो भी अच्छे से वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन सब चीजों का फायदा जो है बच्चों को मिल रहा है, ठीक है। तो बेटर यूज ऑफ टीचिंग टेक्निक्स भी हो जाता है यहाँ पर। बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टीचर, टीचर को ऐसा कोई फाइनेंशियल बेनिफिट इस टीम टीचिंग से नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन होगा। इस एडवांटेज के लिए टीम टीचिंग नहीं की जाती, ये 3 एडवांटेजेस के लिए टीम टीचिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 5, ब्लेंडेड लर्निंग रेफर्स टू। ब्लेंडेड लर्निंग को हम या मिश्रित अधिगम जो है उसे हम किस तरीके से देख सकते हैं, लर्निंग कंडक्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, combination of face-to-face teaching and online learning, use of smart boards in classroom, teaching through recorded video lectures only। तो देखिए ब्लेंडेड लर्निंग, मिश्रित, नाम से ही पता चल रहा है। तो आज का जो टाइम है ऑब्वियसली यहाँ पर आईसीटी जो है बहुत अच्छी तरीके से अब इन्वॉल्व हो चुकी है आपकी टीचिंग में भी, जो टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर फेस टू फेस जो ट्रेडिशनल क्लासरूम में पढ़ाया जाता है उसके साथ साथ जब आप आईसीटी का, ऑनलाइन लर्निंग का भी यूज इसमें कर रहे हैं तो इसी को हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मैं एक टीचर हूं, मुझे कल कोई टॉपिक पढ़ाना है बच्चों को, मैंने बच्चों को उससे रिलेटेड कुछ ऑनलाइन कंटेंट जो है बच्चों को पढ़ने के लिए दे दिया, हो सकता है कोई एक्सपेरिमेंट हो उससे रिलेटेड, वो ऑनलाइन मैंने बच्चों को दे दिया कि आप इसको देख कर आना, या फिर कुछ और रीडिंग मटेरियल था इसको पढ़ के आना, कल हम इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, कल हम इसके ऊपर बैठकर और भी ज्यादा यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर मैंने ऑनलाइन लर्निंग के लिए तो बच्चों को मटेरियल दिया ही था, साथ ही साथ नेक्स्ट डे हम फेस टू फेस ट्रेडिशनल क्लासरूम में भी उन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, मिश्रित अधिगम हो गया। तो यहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेशन है फेस टू फेस टीचिंग का ऑनलाइन लर्निंग के साथ, ठीक है। सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करना ब्लेंडेड लर्निंग नहीं होगी, क्लासरूम में ही सिर्फ स्मार्ट बोर्ड आ जाए उसको भी हम सिर्फ ब्लेंडेड नहीं कहेंगे, टीचिंग थ्रू रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी नहीं होती। ये तो आपका ऑनलाइन मोड हो गया ना खाली, ठीक है। क्या है यहाँ, ट्रेडिशनल क्लासरूम प्लस आपका ऑनलाइन मीडियम जो है, दोनों जब मिक्स हो रहे हैं तो ब्लेंडेड लर्निंग आएगी। नेक्स्ट है
इन फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम द 10th कैटेगरी रिप्रेजेंट्स। तो देखिए आपका FIACS फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम जो है आपका, इसमें जो आपका टीचर या स्टूडेंट के बीच में जो क्लासरूम इंटरेक्शन होता है उसको 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो इसमें पूछा है कि जो आपकी 10th कैटेगरी है वो क्या है। टीचर गिव्स डायरेक्शंस, स्टूडेंट टॉक रिस्पॉन्स, साइलेंस और कंफ्यूजन, टीचर क्रिटिसिज्म और जस्टिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी। तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ 10th कैटेगरी, और जिन्होंने प्रीवियस क्लास देखी है वो पहचान जाएंगे। 10th कैटेगरी आपकी साइलेंस और कंफ्यूजन है, मौन या भ्रम की स्थिति। और रिवीजन के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका FIACS का आपका कैटेगरी सिस्टम है, उसमें टीचर टॉक में आपके आते हैं 7 कैटेगरीज, स्टूडेंट टॉक में आती हैं आपकी 2 कैटेगरीज, और साइलेंस और कंफ्यूजन आपकी 1 कैटेगरी। तो 7 कैटेगरीज आपकी टीचर टॉक में आती है। टीचर टॉक को फिर फर्दर डिवाइड किया गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, फिर इसके बाद स्टूडेंट टॉक है, और उसके बाद आपका क्या आ जाता है यहाँ पर 10th कैटेगरी जो कि है साइलेंस एंड कंफ्यूजन। डिटेल में मैंने इसको आपका लेक्चर 24 में भी कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। माइक्रो टीचिंग वाज फर्स्ट अडॉप्टेड एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बाय स्टीफन एम कोरे, ड्वाइट डब्ल्यू एलन, जॉन डीवी या अर्थर कनिंगम। तो यहाँ पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षा किसने अपनाया था, किसने अडॉप्ट किया था, तो ड्वाइट एलन है। ठीक है, ड्वाइट एलन। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, अब ये आपके क्या है, माइक्रो टीचिंग में जो माइक्रो टीचिंग साइकिल होती है उसमें किस ऑर्डर में आपका जो है स्टेप्स चलते हैं वो पूछा गया है। टीच, प्लान, फीडबैक, रीटीच, रीप्लान, रीफीडबैक, प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक। तो देखो अगर मैंने आपको जो प्रोसेस समझाया था आपकी समझ में आया है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं कि सबसे पहले होती है प्लानिंग, फिर होती है टीचिंग, फिर इसके बाद उस पर मिलता है फीडबैक। फीडबैक के आधार पे अब आप क्या करोगे, रीप्लान करोगे, रीप्लान करने के बाद रीटीच करोगे, और रीटीच करने के बाद रीफीडबैक आपको मिलेगा। और ये साइकिल चलता रहता है तब तक जब तक जो टीचर है वो उस टीचिंग स्किल को प्रॉपर तरीके से सीख ना जाए। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ माइक्रो टीचिंग फेजेस। तो आपका जो सूक्ष्म शिक्षण होता है उसके चरण होते हैं 3, और आपको सीक्वेंस बताना है कि यहाँ पर सही सीक्वेंस कौन सा है। स्किल एक्विजिशन फेज, नॉलेज एक्विजिशन फेज, ट्रांसफर फेज, नॉलेज एक्विजिशन फेज, स्किल एक्विजिशन फेज, ट्रांसफर फेज, ट्रांसफर फेज, नॉलेज एक्विजिशन फेज, स्किल एक्विजिशन फेज, नॉलेज एक्विजिशन फेज, ट्रांसफर फेज, स्किल एक्विजिशन फेज। तो देखो आपका माइक्रो टीचिंग में सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला चरण जो होता है आपका वो होता है नॉलेज एक्विजिशन फेज, जहां पर आप जिस टीचिंग स्किल को आपको परफॉर्म करना है उसका ज्ञान लोगे। पहले उसकी नॉलेज तो लोगे कि ये स्किल है क्या, किसके बारे में। अगर इंट्रोडक्टरी स्किल है तो आपको टॉपिक को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, आप शुरुआत कैसे करोगे, आपको किस तरीके से उसे प्रैक्टिस करना है, पहले उसका नॉलेज लेना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले नॉलेज एक्विजिशन फेज होता है। तो यहां से आपका आ गया नॉलेज एक्विजिशन फेज में, कि डी ऑप्शन आ रहा है कि बी ऑप्शन आ रहा है। फिर दूसरा होता है आपका स्किल एक्विजिशन फेज, यानी एक बार आपने ज्ञान ले लिया, आपको पता चल गया कि अच्छा ये इंट्रोडक्टरी फेज है, मतलब इंट्रोडक्टरी स्किल है, इसको मुझे इस तरीके से परफॉर्म करना है। अब आप क्या करोगे, उसे प्रैक्टिस करोगे, उसे करके देखोगे। ठीक है, यानी यहाँ माइक्रो टीचिंग साइकिल परफॉर्म की जाएगी। तो वो होता है आपका स्किल एक्विजिशन फेज। और तीसरा होता है ट्रांसफर फेज। ट्रांसफर फेज या स्थानांतरण चरण जिसे हम कहते हैं, एक बार टीचर जब सारे स्किल सीख जाता है तो उसको अब रियल क्लासरूम में, ठीक है, अभी तक तो रोल प्ले चल रहा था, आपके टीचर ट्रेनिंग जो साथी थे वही स्टूडेंट बन के बैठे हुए थे, ऑब्जर्वर भी आप में से एक बन जाता है, लेकिन अब क्या होगा, रियल क्लासरूम में आप उन स्किल्स को परफॉर्म करोगे। तो ट्रांसफर फेज, जब आप अपने रोल प्ले वाली क्लासरूम से उसे रियल क्लासरूम में लेकर आते हो। तो ये है आपका बी। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि माइक्रो टीचिंग साइकिल इसमें से कौन से फेज में परफॉर्म की जाती है, तो स्किल एक्विजिशन फेज में परफॉर्म की जाती है। एक डायग्राम से इसको यहाँ पर हम देख भी लेते हैं। तो ये आ गया नॉलेज एक्विजिशन फेज, जहां पर आपने उस स्किल का डेमोन्स्ट्रेशन देखा, ठीक है, डिस्कशन किया कि अच्छा इसमें ऐसे ऐसे चीजें होनी है। फिर इसके बाद आपका स्किल एक्विजिशन फेज जो कि इंटरेक्टिव फेज कहलाता है, यहाँ पर आपने माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान जो है बनाया, प्रैक्टिस किया, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हुई, मतलब यही आपका माइक्रो टीचिंग साइकिल जिसके बारे में अभी हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन बात की थी वो चलता रहेगा। उसके बाद आप एक्चुअल टीचिंग सिचुएशन में इसको ट्रांसफर करोगे। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी टीचिंग स्किल्स आर गिवन बाय एनसीईआरटी। अब देखो हम बहुत बार बोल रहे हैं ना कि माइक्रो टीचिंग किसके लिए की जाती है, टीचिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। तो टीचिंग स्किल्स हैं क्या, देखो टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इंट्रोडक्टरी स्किल, एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्सप्लेनेटरी स्किल हो गया आपका, ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हो, ब्लैक बोर्ड स्किल हो गया, कोई चीज डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हो, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल हो गया, क्लास में सीधे तो खड़े नहीं रहोगे, चलोगे फिरोगे कुछ करोगे, तो स्टिमुलस वेरिएशन स्किल हो गया, उद्दीपन परिवर्तन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके स्किल्स होते हैं अलग अलग। तो अब एनसीईआरटी ने कितने स्किल्स दिए, तो यहाँ पर देखो 13, 14, 19 और 21 दिया हुआ है। इससे पहले वैसे 19 ही चलते थे,
लेकिन एक बार और चेक कर लेना, शायद एक और ऐड हुआ है तो शायद अब 20 स्किल्स हो गए, बट 19 यहाँ जो ऑप्शन में है सबसे क्लोजेस्ट 19 है, तो हम 19 को लेके चलेंगे। अभी तक 19 ही टीचिंग स्किल्स होते थे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ और भी, तो 13 टीचिंग स्किल्स दिए हैं आपके बीके पस्सी ने, पूछ लेते हैं ये तो पता होने चाहिए आपको। बीके पस्सी ने कितने दिए हैं? बीके पस्सी ने 13 टीचिंग स्किल्स दिए। उसके बाद आपके 14 टीचिंग स्किल्स दिए हैं एलन और रियान ने। किसने दिए? एलन एंड रियान ने। इनका नाम माइक्रो टीचिंग स्किल में आता है, ठीक है। तो 14 टीचिंग स्किल एलन और रियान ने दिए, बीके पस्सी ने 13 टीचिंग स्किल दिए, एनसीईआरटी ने 19 दिए हैं। रीसेंट चेक करना, अगर 20 होगा तो 20 याद करके जाना, ठीक है। और ऑप्शन के हिसाब से देख लेना ऑप्शन में क्या दिया। फिर यहाँ पर आप देख भी सकते हो, टीचिंग स्किल्स पर ही अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो इसके लिए आपको क्या पता होने चाहिए? टीचिंग स्किल्स पता होने चाहिए। तो एक बार एक लिस्ट जैसी जो है वो देख लेना। टीचिंग स्किल्स कई तरीके के होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया बीके पस्सी के द्वारा 13 माइक्रो टीचिंग स्किल्स दिए हुए हैं। राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य लिखने का जो आपका कौशल है, चैप्टर को इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, क्वेश्चनिंग में फ्लुएंसी होनी चाहिए आपकी, प्रश्नीकरण कौशल इसको कहते हैं हम, प्रॉबिंग क्वेश्चन, चिंतनशील प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर। फिर आपका एक्सप्लेनिंग स्किल हो गया, इलिस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल, जहां बच्चों को उदाहरण दे देकर जो है टॉपिक को समझाते हो। स्टिमुलस वेरिएशन मैंने अभी आपको बताया। रीइंफोर्समेंट यानी आप किस तरीके से बच्चे को क्या करोगे? रीइंफोर्स करो। बच्चा आंसर कर रहा है तो आप ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन के ऊपर गुड 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 बोलना है, आपको उसमें भी चेंज लाना होता है। तो रीइंफोर्समेंट स्किल, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल, अचीविंग क्लोजर, मतलब आपने जब टॉपिक पढ़ा लिया उसके बाद आप उसको एक अच्छा क्लोजर दोगे, समापन दोगे, एक समरी सी उसकी सुना के फिर बच्चों को बताओगे। लेक्चर कल्मिनेट करने का भी एक तरीका होता है। फिर हो गया रिकॉग्नाइजिंग अटेंडिंग बिहेवियर, ठीक है, बच्चा कौन जो है आपके तरफ अटेंटिव है नहीं है। टीचिंग एड्स को यूज करने का भी एक स्किल होता है। साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज देने का भी स्किल होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ स्किल्स हैं, आपको पता होने चाहिए। अब इस पे आ जाते हैं हम क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो देखो, स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन ये स्किल है जहां पर खोजपूर्ण प्रश्न, ठीक है, या चिंतनशील प्रश्न पूछे जाते हैं। इंट्रोडक्शन स्किल, प्रस्तावना कौशल कहते हैं जिसे। ड्राइंग स्किल है स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर। अचीविंग क्लोजर अभी हमने देखा, ड्राइंग स्किल कोई स्किल नहीं है, ठीक है। टीचिंग में ड्राइंग स्किल नहीं देखे जाते आपसे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तो आपका जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है कुछ सिद्धांतों पे चलता है, तो इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है सिद्धांत है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग यानी स्वगति का सिद्धांत, तो बच्चा अपनी गति पे सीखता है, ये बिल्कुल सही है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इसी पर बेस्ड है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, बिल्कुल सही। यहाँ पर टॉपिक के बाद बच्चे को क्वेश्चन दिए जाते हैं, अक्सर वो मल्टीपल चॉइस के ही होते हैं, ठीक है, टाइप के, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जिसमें बच्चा जो है तुरंत उस पर आंसर करता है और तुरंत उसको फीडबैक मिलता है। तो एक्टिव रिस्पॉन्डिंग यानी सक्रिय प्रतिक्रिया, अगर बच्चों को टॉपिक समझ में आने लगा, इसके बाद जैसे ही क्वेश्चन आया बच्चा कुछ ना कुछ क्लिक जरूर करेगा, ठीक है ना। ये आपने देखा भी होगा कि अगर आप बच्चे को क्वेश्चन राइटिंग फॉर्म में दो कि भाई पूरा आंसर लिखो डिटेल में, तो बच्चा सोचने में वो सोचेगा भी कि मैं करूं नहीं करूं, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप होता है तो ABCD में से कुछ तो क्लिक कर ही देगा। फिर देखिए प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक, यहाँ पर फीडबैक भी इमीडिएट मिलता है। आप कंप्यूटर में जैसे ABCD में से अपना ऑप्शन डालोगे, तुरंत वहां पे आपको रिस्पॉन्स मिलता है ना, आपका आंसर सही है गलत है, और वो आपको अच्छे से रीइंफोर्स भी करता है, गुड, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर वाओ, यू डिड इट, ऐसे करके कुछ ना कुछ आपको एक्सप्रेशन जैसा देता है। तो इमीडिएट फीडबैक भी यहाँ पर मिलता है। फिर ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर ये सभी है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल्स, तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आपका किस थ्योरी पर बेस्ड है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इनसाइट लर्निंग, लेटेंट लर्निंग। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग पर बेस्ड है। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है? BF स्किनर, ठीक है। तो BF स्किनर को जो है क्रेडिट जाता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इन्हीं की दिए हुए जो आपका ऑपरेंट अनुबंधन, ठीक है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहते हैं हिंदी में, उस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांच प्रोग्रामिंग इज गिवन बाय थॉमस F गिलबर्ट, BF स्किनर, नॉर्मन ए क्राउडर, नन ऑफ द अबव। तो देखो आपकी जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होते हैं वो लीनियर प्रोग्रामिंग भी होती है, ब्रांच प्रोग्रामिंग भी होती है। लीनियर मतलब रेखित, और आपका ब्रांच का मतलब होता है शाखित। तो यहाँ पर ब्रांच के लिए पूछा गया किसने दी है, तो ब्रांच वाली आपकी दी है नॉर्मन ए क्राउडर ने, और जो आपकी रेखित है लीनियर प्रोग्रामिंग दी है BF स्किनर ने। ये ध्यान रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक, सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ऑल ऑफ द अबव।
तो भाई ये सभी हैं, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग टेक्निक में ये सारी ही चीजें यूज की जाती है, इसीलिए हमने टॉपिक का नाम भी क्या बोला, इनोवेटिव टेक्निक्स इन टीचिंग। तो ये आपकी इनोवेटिव टेक्निक्स है जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में यूज की जा रही है टीचर्स को और अच्छे से सिखाने के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इफेक्टिव बनाने के लिए, ऑल ऑफ द अबव। और लास्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, ब्रांच प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। तो ब्रांच प्रोग्रामिंग को हम और किस नाम से जानते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग, एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग, इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग, अडेप्टिव प्रोग्रामिंग। तो आपका भाई लीनियर तो मैंने बता ही दिया था, वो तो एक अलग टाइप है, अडेप्टिव कुछ नहीं होता है यहाँ पर। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक की बात आती है। तो यहाँ पर ब्रांच प्रोग्रामिंग जो होता है वो इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है। ब्रांच प्रोग्रामिंग का मतलब है बच्चे ने यहाँ पर एक फ्रेम को कवर किया, उसने यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर किया, अगर उसका आंसर रॉन्ग है, ठीक है, मेन लर्निंग पाथ ये था, अगर उसका आंसर रॉन्ग है तो उसे इस पर आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, उसे एक ब्रांचिंग में भेजा जाएगा और उसे फिर से कोई और फ्रेम को यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए कहा जाएगा ताकि इस वाले फ्रेम को अच्छे से समझ सके। जो कंटेंट यहाँ पे लिखा था बच्चे के अगर समझ में नहीं आया तभी तो उसे रॉन्ग आंसर किया, तो उससे रिलेटेड उसे किसी दूसरे फ्रेम में भेज दिया गया कि अब दोबारा से इसको अलग तरीके से समझो, ठीक है, इस टॉपिक को दूसरे तरीके से समझो। अब अगर बच्चे को समझ में आया, क्वेश्चन आंसर उसने सही किया, तब तो मेन रास्ते पे वापस आएगा, मेन पाथ पर जो लर्निंग का रास्ता था उसका। अगर नहीं किया तो उसे फिर से किसी ब्रांचिंग में भेज दिया जाएगा जहां पर वो फिर से उस क्वेश्चन को आंसर करेगा, ठीक है। तब तक वो इस मेन पाथ पे वापस नहीं आ सकता जब तक कि वो इस टॉपिक को समझ के यहाँ से सही आंसर करके फिर इस पे आए, ठीक है। तो यहाँ पर उसे सही आंसर करना पड़ेगा, इस टॉपिक को अच्छे से समझना पड़ेगा, तो ये तब तक वो ब्रांचिंग में जाता रहेगा। अब यहाँ पर कंट्रोल किसके पास हो गया, बच्चे के पास है ना। बच्चा जो है खुद जो भी लर्नर है वो यहाँ पर जब तक सही आंसर नहीं कर रहा, वो अलग अलग ब्रांचेस में जो है वो घूम घूम के दोबारा सीख रहा है। तो कंट्रोल यहाँ पे लर्नर के हाथ में है, इसीलिए ये क्या है, ये इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग, ये इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग में आपके फ्रेम्स इस तरीके से डिजाइन होते हैं, यहाँ लर्निंग का बस एक ही रास्ता है, ठीक है, एक ही रास्ता है, कोई ब्रांचिंग नहीं होती। तो बच्चे ने ये फ्रेम कवर किया, उसके बाद उसने क्वेश्चन का आंसर किया, आंसर अगर गलत है तो अब उसे क्या किया जाता है, इसी फ्रेम को रिपीट करने के लिए कहा जाता है कि इस फ्रेम को दोबारा पढ़िए, दोबारा रिपीट कीजिए, ठीक है। गलत करने पर आप कभी भी दूसरे फ्रेम में पढ़ ही नहीं सकते प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में, आपको पहले आंसर को राइट करना ही पड़ेगा, सही सीखना पड़ेगा, तभी आपको नेक्स्ट फ्रेम में भेजा जाएगा, नेक्स्ट वाला जो भी कंटेंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कंटेंट को लर्नर को फिर से रिपीट करना है। तो यहाँ पर जो कंट्रोल है वो किसके हिसाब से, कंट्रोल प्रोग्रामर के पास है, जिसने इसको प्रोग्राम ऐसे किया है कि आप कभी भी गलत आंसर करके आगे तो बढ़ नहीं सकते, सही आंसर करने के लिए आपको दोबारा इसे समझने के लिए रिपीट करना पड़ेगा। तो कंट्रोल कौन कर रहा है, बाहर से कंट्रोल हो रहा है, तो ये क्या है, ये प्रोग्रामर द्वारा कंट्रोल है, इसलिए एक्सट्रिंसिक, बाह्य प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक को आपको पता होना चाहिए। तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो होती है वो एक्सट्रिंसिक होती है और ब्रांच प्रोग्रामिंग जो होती है वो इंट्रिंसिक होती है। तो ये थे हमारे इनोवेशंस इन टीचिंग टेक्निक्स के आपके एमसीक्यू। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए, एक बार आप जो एलटी क्लास 23, 24 है उसको जरूर चेक कर लेना, वहां पर मैंने इनको समझाया हुआ है, तो वहां से आपको टॉपिक जरूर समझ में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप और भी टॉपिक्स डिटेल में चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल पर जाइएगा, सब्सक्राइब के बगल में ही आपको ज्वाइन बटन मिल जाता है, वहां ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारी मेंबरशिप, और आप कई सारे टॉपिक्स यहाँ पर डिटेल में वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मैं दोबारा बताना चाहूंगी, हमारी होली सेल ऑन है, तो आप हमारी अचीवर्स ऐप से कंप्लीट कोर्स को भी यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये जितने भी टॉपिक्स हम यहाँ करते हैं इन सभी की फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।